हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। जिस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, उसमें क्या किया उन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप किया था। बीच में एक गोल्ड फाइल डाला था या अलग अलग मेटल डाला था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने गोल्ड फाइल का यूज किया था। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब जाके उससे टकरा रहा था तो बहुत सारे तरह से वो स्कैटर कर पा रहा था। मैक्सिमम स्ट्रेट चला जा रहा था, कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था और कुछ तो बहुत कम ऐसा था जो उसमें पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा था, जबकि वापस आ जा रहा था। उस प्लेट से क्या कर रहा था, वापस आ रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि उस समय जो है दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी हुआ था। फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय, जिस समय रदरफोर्ड ने वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने सिर्फ एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है एटम में, उसके हिसाब से उन्होंने रदरफोर्ड का अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो मैंने अब जो है एक दो वीडियो पहले मैंने न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया है, तो अब बन जाता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अच्छे से बताएं, क्योंकि अगर उस समय बता दिया होता जब ये दोनों पता था तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते। इसलिए मैं अब बता रहा हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इसमें टोटल उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोला कि मान लो ये एटम है, इसमें जो ये ग्लास वाला पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और बीच में जो पार्टिकल है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है किसी भी एटम का। तो उन्होंने बोला कि पूरे एटम का जितना भी प्रोटॉन है वो एक जगह पे रहता है और न्यूट्रॉन भी वहाँ पे रहता है, उस जगह को न्यूक्लियस बोलते हैं। और अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का वैल्यू, मतलब कितना प्रोटॉन्स है, वो बदलता रहता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 रहेगा, हीलियम में 2 रहेगा और अदर हायर एलिमेंट्स में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, उसके ऑर्बिट में रहेगा। तो उन्होंने फर्स्ट में उन्होंने ये डिफाइन किया था कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। और न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है पूरे एटम में, जो कि एटम के जनरली सेंटर में एज्यूम करते हैं कि उसके सेंटर में है। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है, तो एक्चुअली अगर इस साइज के हिसाब से इसका न्यूक्लियस बनाए, जैसे मान लो एटम इतना बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस अगर बनाए तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे वो दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए बड़ा करके दिखाते हैं कि आपको समझ में आए कि वहाँ न्यूक्लियस भी है और वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोला था। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला था, तो जैसे ये एटम है तो इसके पूरे एटम का साइज, उसका डायमीटर अगर देखें तो एटम का डायमीटर सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगा, या फिर अगर उसी को मीटर में देखेंगे तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा। वहीं पे इसका न्यूक्लियस का अगर साइज या उसका डायमीटर देखें तो वो होगा 10⁻13 सेंटीमीटर, या उसी को अगर मीटर में देखेंगे तो 10⁻15 सेंटीमीटर देख, फिर 10⁻15 मीटर देखेंगे। तो इस दोनों का कैलकुलेशन हम आगे सेंटीमीटर में ही करेंगे कि आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि इससे पहले जितना भी मास बताया था उसमें सेंटीमीटर या ग्राम्स में बताया था, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो एटम का डायमीटर क्या था, सेकेंड पॉइंट में है, एटम का डायमीटर क्या था, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻13 सेंटीमीटर। होल्ड मिनट, हाँ। तो एटम का डायमीटर 10⁻⁸ सेंटीमीटर और न्यूक्लियस का डायमीटर क्या है, 10⁻13 सेंटीमीटर। तो आपको लग रहा होगा कि ये न्यूक्लियस बड़ा है इस एटम से, एक्चुअली नहीं है। देखो माइनस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाता है ना, इसका मतलब ये चीज छोटा होता जा रहा है। जैसे 0.01 ज़्यादा है, बड़ा है, या 0.001 बड़ा है, तो बड़ा ऑफ कोर्स ये है ना, इसी को लिखेंगे 1 × 10⁻⁻2, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻3। तो ये छोटा हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये छोटा वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत ही छोटा है। ये न्यूक्लियस का डायमीटर है, ये एटम का डायमीटर है। तो ये वैल्यू क्या है, बड़ा है। ये सेंटीमीटर में है दोनों वैल्यूज।
तो उन्होंने इस दोनों के साइज को रेशियो निकाला, दोनों के साइज का रेशियो निकाला। तो एटम का डायमीटर बाई न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻8 cm बाई 10⁻⁻13 cm इक्वल टू 10⁻5 cm। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा तो ये 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 10⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका वैल्यू? उसके रेशियो, मतलब एटम जो है न्यूक्लियस से इतना गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना गुना मतलब 10⁻5 को लिखेंगे 1 लाख होता है, देखो 5 जीरोस, 10⁻5 मतलब 1 पे 5 जीरोस। तो एटम का डायमीटर जो है उसके न्यूक्लियस के डायमीटर का 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है। तो एटम बहुत ही बड़ा है, न्यूक्लियस के टर्म्स में देखें तो न्यूक्लियस से बहुत ही बड़ा है। इसलिए जो उस फिगर में मैंने न्यूक्लियस बहुत ही छोटा दिखाया, एक्चुअली वो और भी छोटा होता है, ठीक है, लेकिन उतना छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए न्यूक्लियस को जनरली कोई भी एटम में कोई भी पिक्चर देखते हैं, चाहे बुक हो या कहीं भी हो, तो बड़ा करके दिखाते हैं क्योंकि आपको दिखे, उसके साइज के हिसाब से न्यूक्लियस का ड्रॉ नहीं रहता है वहाँ पे। तो ये क्या हो गया? एटम का साइज न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल में। अब इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है, इस न्यूक्लियस का साइज डिपेंड किस चीज़ पे करता है? कोई भी एटम का न्यूक्लियस का साइज किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? और हाँ, एक और चीज़ मैंने बोला ना, इसके न्यूक्लियस एटम के साइज का ऑर्डर ये है, एटम के साइज का ऑर्डर है। तो ऑर्डर से क्या समझते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। इस -10⁻⁻19 कूलम को यही बोलेंगे चार्ज का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऑर्डर क्या होगा? 10⁻⁻19। ये इसको नहीं लेते हैं इसमें, ऑर्डर मतलब उसके कितने पॉइंट के कितने बाद नंबर्स आता है उसी को बोलते हैं क्या? ऑर्डर। तो एटम का ये ऑर्डर है, मतलब कि पॉइंट के कितने बाद नंबर्स आएगा वही ऑर्डर हुआ। एक्चुअली एटम का साइज बदलता रहता है अलग अलग एटम पे, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं बदलता है। मान लो किसी का, मान लो एजम्पशन है, एक का वैल्यू होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8, एक एटम का वैल्यू है। दूसरा एटम का 2.3 इंटू 10⁻⁻8। तीसरा एटम का साइज क्या है? 5.8 इंटू 10⁸8। तो सबका साइज क्या है? ऑर्डर क्या है सबके साइज का? 10⁸8। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बोले हैं। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि डेसिमल के कितने बाद नंबर से। वैसे एटम का साइज बदलता जा रहा है, लेकिन जनरली ऑर्डर क्या है? सबका सेम रहेगा। इसलिए एटम का साइज का ऑर्डर ये है, न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर ये है। और इस न्यूक्लियस का देखें कि न्यूक्लियस का साइज किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये न्यूक्लियस का साइज जो है यहाँ पे, जो जिसका ऑर्डर हम ये लिखे हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है, ये एक्चुअली एटम है, ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वैसे ए से रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, जिसको मास नंबर ही बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसको मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं जो न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन है प्लस कितना न्यूट्रॉन है, वही क्या हो जाएगा? मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एटॉमिक मास नंबर पे या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, जिसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो उसका वैल्यू हो जाएगा आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। उस रेडियस का डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उसके रेडियस की बात कर रहे हैं। तो रेडियस डिपेंड करता है किसके? रेडियस, उसका न्यूक्लियस, कोई भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस डिपेंड करता है किस पे? उसके मास नंबर के क्यूब रूट के, मास नंबर के क्यूब रूट से कि क्या डिपेंड करता है? उसका रेडियस। तो जैसे जैसे इसका मास नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका रेडियस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये आर नॉट एक क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनल है इसके क्यूब रूट के, मास नंबर के क्यूब रूट को। इस आर नॉट का वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। ये एक कांस्टेंट है। तो
यहाँ से पता चल गया कि न्यूक्लियस का साइज किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। तो रदरफोर्ड और मार्सडन ने मिलके किसी भी एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी को मेजर करने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला उसने यूज किया। क्या किया वो फॉर्मूला, ये मिटा देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, कोई भी एटम का मास क्या होगा, तो उसके अंदर कितना न्यूक्लियॉन्स है। जनरली मास जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम में तो मैक्सिमम जो मास है वो डिपेंड करता है मास नंबर की। उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसका कितना मास है, उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है। जो कि इससे पहले जब इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो जनरली जो एटम का मास होगा, या फिर यहाँ पे न्यूक्लियस लेंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस का यहाँ बात करेंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस का मास। लेकिन वैसे जनरली एटम के बारे में बात करेंगे तो जनरल मास किसका होता है, जो न्यूक्लियस है उसी का रहता है। तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का मास किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे इनटू। अब एक न्यूक्लियस चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उसका मास जो है वो 1 AMU रहता है। कितना रहता है, 1 AMU। जो कि मैंने अब जब बताया था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में तो मैंने बताया था कि जनरली प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो 1 AMU है अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट 1 AMU नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 AMU। तो 1 AMU का जो ग्राम में वैल्यू उसको डालेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब ये आर यहाँ से डाल देंगे, ये आर का वैल्यू R0 8⁻1/3। तो यहाँ फिर से आ जाओ, a इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 बाई 4/3 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू R0। इसका अगर क्यू करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तो R0 का क्यू मतलब 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का क्यू। क्यों हुआ, क्योंकि इसको क्यू करेंगे, यहाँ R का वैल्यू डाल के क्यू करना है, तो इसको क्यू और इसका भी क्यू होगा। तो 1/1/3 का अगर क्यू करेंगे तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से ये ए कट जाएगा और यहाँ से ये ए कट जाएगा, ये दोनों ए एक दूसरे से कट जाएगा। तो इसके जो मास का डेंसिटी का जो वैल्यू होगा, उसके न्यूक्लियस का डेंसिटी का वैल्यू वो आएगा। उसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। 1.685 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.685 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.685 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये वैल्यू आया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये कितना बड़ा वैल्यू है वो मैं बताता हूं अभी। ये कितना बड़ा वैल्यू है, 1.685 इंटू 10⁻14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यह है डेंसिटी किसका, न्यूक्लियस का डेंसिटी। तो अगर एक न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर हाइट अगर है उसका और 1 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब इतना छोटा क्यूब है जिसका हर एक साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो इतना मास हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो 1685, इसके बाद कितना 11 जीरोस, 11 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना जीरोस ग्राम। इसको अगर केजी में रखना चाहें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इतना केजी हो जाएगा, इतना
केजी हो जाएगा। कितना क्विंटल हो गया आपको समझ में आ रहा है? इतना क्विंटल सिर्फ 1 सेंटीमीटर न्यूक्लियस का, 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस का मतलब जो भी मास होगा वो इतना होगा। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना बड़ा अगर कोई न्यूक्लियस होता तो उसका मास इतना होता, जो कि प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि अर्थ के मास के आसपास है। मतलब पूरा अर्थ का जितना मास होगा उतना सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस के मास का हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? तो आपको आप ये सोचेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो एटम से बन के बना है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो उसका मास इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का नहीं, वो बहुत ही छोटा है। वो कितना छोटा है मैंने अभी बताया था। न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इतना छोटा है। मतलब पॉइंट के बाद 13 जीरो देने के बाद जो 1 डालेंगे उतना सेंटीमीटर उसका वैल्यू है। तो बहुत छोटा है न्यूक्लियस, इसलिए उसका मास क्या होता है? ओवरऑल एटम का मास क्या होता है? कम होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता तो इतना ज़्यादा मास होता। तो बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो 2 पॉइंट्स मैंने बता दिया। हाँ, तो थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो न्यूक्लियस आपको, ये जो एटम आपको मैंने बताया था, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके चारों साइड जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स का जगह, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये ग्लास ही इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है, ये जो ग्लास है, इसको हटा देते हैं क्योंकि एग्जैक्टली वो ग्लास नहीं रहता है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैंने बताया। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जगह है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वहीं पे ऑर्बिट्स रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? ऑर्बिट्स रहता है। तो थर्ड पॉइंट ये है, ये जो ऑर्बिट का वॉल्यूम है, इस ऑर्बिट का क्या है? वॉल्यूम है। इससे पहले मैंने डायमीटर का बात किया था, अब वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ कि ये जो न्यूक्लियस से बाहर का, जैसे कि ये एटम मान लो, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। तो यहाँ से जो ये न्यूक्लियस और इसके बीच में जो जगह है, इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका वॉल्यूम क्या है? बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इसके सिर्फ न्यूक्लियस के वॉल्यूम के, इसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम के। या फिर पूरे एटम का वॉल्यूम में देखें तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम रहता है। बहुत क्या रहता है उसका? कम रहता है वॉल्यूम। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जितना इसके न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन्स रहेगा। तो इसके न्यूक्लियस में अगर 5 प्रोटॉन्स होंगे तो इसके ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 5 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एक न्यूट्रल एटम में ऐसा नहीं कि एटम जो है आयनाइज होने के बाद नहीं, न्यूट्रल अगर एटम है तो उसमें अगर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा? इसके ऑर्बिट में होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा। यही न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो 5 न्यूट्रॉन है तो इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा, वो कितना भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है? ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? और इससे पहले मैंने आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि आइसोटोप्स में बदल क्या रहा है? न्यूट्रॉन बदल रहा है। तो इसके कारण उसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के कारण बदलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। मतलब जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके लिए सारे आइसोटोप्स का प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तो वो वीडियो आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिपेंडेंट है, समझ में आ गया? मतलब उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा जितना इसके न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। और इसका अगर वॉल्यूम का रेशियो देख रहे हैं हम लोग कि कि पूरा एटम के वॉल्यूम के, एटम का मैंने डायमीटर क्या बोला था? 10⁻⁻8। और न्यूक्लियस का डायमीटर क्या बोला था? एटम का डायमीटर, एटम का डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू है 1 इंटू होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 1 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कि इसका वैल्यू समथिंग इंटू इतना पावर होगा। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका रेडियस आ जाएगा, एटम का रेडियस आ जाएगा, न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? एटम का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3, एक मिनट, 4/3, एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा है।
तो एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और एटम का जो रेडियस है उसका क्यू, तो 10⁻⁸ का पाई 2 का क्यू। उसी तरह न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3 पाई 10⁻18 नहीं है 8 है ये, -13 पाई 2 का क्यू। ठीक है, ये किसका किसका रेशियो हो गया, एटम के वॉल्यूम का किससे, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। तो एटम इससे निकलेगा, वो ये निकलेगा कि एटम जो है वो न्यूक्लियस से कितना गुना ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 2 का क्यू जो होगा 8, ये भी 2 का क्यू 8 होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या होगा 10⁻24 बाई 10⁻39, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। तो एटम जो है वो न्यूक्लियस के 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा गुना बड़ा है, मतलब उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा बड़ा है। तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है किसी भी एटम में वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो मान लो अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 लीटर है, क्या है 1 लीटर, 1 kg जो है वो मास का जो है रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम का है। तो उसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, किसका, न्यूक्लियस का। तो एटम का वॉल्यूम कितना होगा 10⁻15 लीटर्स। ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको अगर 1 पे 15 जीरो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 1 लीटर अगर सिर्फ मान लो इसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, तो एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁻15 लीटर्स हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत गुना बड़ा है वॉल्यूम के हिसाब से भी, किससे, सॉरी, एटम जो है वो बहुत गुना बड़ा है वॉल्यूम के हिसाब से, किससे, न्यूक्लियस से। तो समझ में आ गया कि एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस के हिसाब से, न्यूक्लियस कितना छोटा है, और मैक्सिमम मास कहाँ है, न्यूक्लियस में है, और मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ में आ रही है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बोला था। तो फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। कैसे पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, मतलब इसके आगे सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कल है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ या कोई भी कर्व पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता ही है, जो कि फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो एक फोर्स हमेशा इसमें लगेगा, जो कि फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसके सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक दूसरा फोर्स होना चाहिए ताकि ये एक सर्कुलर पाथ पे जा सके, एक कोई और फोर्स होना चाहिए जिसके कारण क्या हो, ये सर्कुलर पाथ पे जा सके। तो वो दूसरा फोर्स इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा रहता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पे जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स इधर की है और ये फोर्स किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, जिसके कारण क्या है, ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। ये किसने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, जबकि अभी जो हम करंट में जो थ्योरी जानते हैं क्वांटम फिजिक्स में, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरह का तो बिल्कुल नहीं है। बहुत कम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है एटम में, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। फिर भी ये जानना जरूरी है, और इसके मॉडल को या बोर्स का जो मॉडल है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, उसका ट्रेजेक्ट्री और बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है। तो ये पढ़ना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह से मूव कर रहा है। ये जो है मॉडल आपको एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक सोलर सिस्टम मॉडल को, कि मान लो ये सन है, ये क्या है, ये सन है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लानेट को रिप्रेजेंट करता है। जो कोई भी प्लानेट सन के अराउंड रिप्रेजेंट करता है, जैसे अर्थ हो, मार्स हो, कोई भी प्लानेट क्या है सन के अराउंड रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका सिमिलैरिटी भी हो गया किससे, सोलर सिस्टम से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसका डी सिमिलैरिटीज, लेकिन इसको मैं 3D में भी बता देता हूँ। जैसे कि ये एटम है, तो ये जो ग्लास वाला पार्ट बताया इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहा है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर, उसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो इस ग्लास को हटा देते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरह से। तो उन्होंने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके बीच में, इसके और सोलर सिस्टम मॉडल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, या फिर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे तो लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा समय लगता है ये सब डिज़ाइन करने में, ये 3D स्टफ कंपाइल करने में, एडिटिंग करने में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।